हेलो प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग आज ये ऑप्टिक के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर ध्यान देंगे और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ का होगा रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई के बीच संबंध। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई क्या है, उसको ज़रा विचार करें हम लोग, उसको ज़रा समझें। वास्तविक गहराई कहता क्या है कि पानी है, पानी के अंदर कोई वस्तु को रख दीजिए और आप हवा से उसको देखिए तो आप देखेंगे कि वस्तु का जो वास्तविक पोजीशन है वह ना दिखकर उस वस्तु का हमें इमेज दिखता है। तो कैसे समझेंगे इस बात को कि हमें वस्तु नहीं दिख के इमेज दिखा। तो आप पानी को थोड़ा हिला दीजिए तो देखने लगिएगा कि वह वस्तु भी हिलने लगा। इसका मतलब वस्तु वास्तव में हिलता नहीं है, वो तो ज़मीन के सतह पर बैठ जाता है। तो पानी के हिलने से उसका प्रतिबिंब हिलने लगा और उसी प्रतिबिंब को हम लोग देखते हैं, इमेज को देखते हैं। इसका मतलब वस्तु अपने वास्तविक स्थान पर ना दिखकर उसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, हम उसी को देखते हैं। इसलिए वस्तु का पानी के ऊपरी सतह से जो गहराई होगा उसको कहेंगे वास्तविक गहराई, और प्रतिबिंब जो बनेगा उससे पानी की ऊपरी सतह की जो गहराई होगी उसको कहेंगे आभासी गहराई। तो वह वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच क्या संबंध है, उस संबंध को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उस संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है कि जल का जो अपवर्तनांक है, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, उसी पर वह डिपेंड करेगा। तो दो केस में इसकी चर्चाएं होनी है। एक केस वह होगा वस्तु जल के अंदर है और हवा से देख रहे हैं, मतलब वस्तु सघन माध्यम में है और जल माध्यम से देखा जाता है। एक केस यह होगा, इसमें रिलेशन अलग आएगा। दूसरा केस आपके सामने बन जाएगा जब वस्तु हवा में रहे और हम जल के अंदर हों, मतलब जल के अंदर से रहकर वस्तु में रखी हुई हवा में रखी हुई वस्तु को देखते हैं। दूसरा केस ये बनेगा, मतलब उसको ऐसे बोला जाए कि वस्तु विरल माध्यम में हो और हम लोग उसे सघन माध्यम से देख रहे हैं। तो उस समय वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में अंतर हो जाएगा। तो वो दो केस में यह रिलेशन हमको पढ़ना है। तो चलिए आइए हम लोग पहला केस में पढ़ते हैं। और पहला केस हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, जब वस्तु सघन माध्यम में हो और उसे विरल माध्यम से देखा जाता हो। When object is in denser medium and ऑब्जर्वर, देखने वाला ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम। तो रिलेशन क्या मिलेगा आपको, वो रिलेशन बता देते हैं, उसके बाद उसको प्रूव करके दिखाएंगे। 1μ2 इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। हिंदी में इसको कहेंगे हम लोग
वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। यहाँ पर आप समझने का कोशिश करोगे, मीडियम 1 आपका हवा है और मीडियम 2 आपका जल है मान लेते हैं, या मीडियम 2 कांच है मान लेते हैं। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर हम लोग मन को समझाएंगे कि मीडियम 1 आपका एयर है, हवा में रहकर देख रहे हैं, और मीडियम 2 आपका जो है वह वाटर समझ लो या कांच समझ लो, दोनों समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर होगा सर 1μ2 इज ग्रेटर देन 1। याद है आपको? मतलब 1μ2 का मतलब हुआ AμW। याद करो, AμW इसका मान आप लोगों ने पढ़ा था 4/3। इसका मतलब क्लियर हुआ सर 1μ2 इज ग्रेटर देन 1। 4/3 क्या 1 से बड़ा है कि नहीं है? तो 1μ2 इज ग्रेटर देन 1। ध्यान देना गौर से, चूँकि 1μ2 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर आप कह सकते हो रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ भी की मान होगा जो वह 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब हुआ रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ इज ग्रेटर देन 1। इसका निष्कर्ष निकला कि रियल डेप्थ बड़ा होगा। रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन अपरेंट डेप्थ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा और 2 बार पूछ चुका है यही लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा गौर से। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वस्तु जल के अंदर है और उसकी वास्तविक गहराई 100 सेंटीमीटर है और उसे हवा से देखा जाता है, तो आभासी गहराई का मान 100 से बड़ा होगा, 100 के बराबर होगा, 100 से छोटा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आभासी गहराई का मान वास्तविक गहराई से छोटा होगा कि नहीं? इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कि आभासी गहराई का मान अपरेंट डेप्थ का मान 100 से छोटा होगा। मतलब 80 सेंटीमीटर हो सकता है, 75 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन 100 सेंटीमीटर नहीं होगा। यह हुआ केस 1 की बात। जस्ट उल्टा करके पूछ देता कि एक आदमी जल के अंदर 100 सेंटीमीटर की गहराई में बैठा है और हवा में कोई वस्तु देख रहा है, तो उसकी आभासी गहराई 100 से बड़ा होगा, 100 से छोटा होगा, 100 के बराबर होगा। यहाँ उल्टा बोलिएगा, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, वहाँ उल्टा हो जाएगा। मतलब वहाँ कहिएगा नहीं, आभासी गहराई 100 से बड़ा हो जाएगा। मतलब वस्तु हवा में रहेगा और देखने वाला जल के अंदर रहेगा। इसका मतलब हुआ वस्तु विरल माध्यम में हो गया और ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडियम में सघन माध्यम में हो गया। तो वैसे स्थिति में आभासी गहराई का ही मान बढ़ जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। अब ये बातों को हम प्रूफ करके दिखाते हैं डायग्राम के माध्यम से। आइए उसको हम लोग अगले पेज में प्रूफ करते हैं। तो जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। तो आपने देख रहा है यहाँ से एक लाइन ऑब्जेक्टिव आपको मिल चुका और निश्चित रूप से ऐसा ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, आता भी है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। अब ये लाइन यदि सही है तो बाकी ये सारे बातें सही हुआ। ये लाइन गलत तो सब बात क्या हो जाएगा? गलत। तो गलत तो पढ़ाएंगे नहीं, आपको चिंता नहीं करना है।
जो पढ़ाएंगे सही पढ़ाएंगे। तो अब इसको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। मान जाइएगा प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन सर एग्जाम में आ जाए संबंध प्राप्त करें, तब लिखने नहीं कहेगा, संबंध प्राप्त करें, तो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए चलिए आइए हम लोग 2 नंबर के लिए पढ़ाई शुरू करते हैं। अब आइए यहाँ पर हम लोग कल्पना करेंगे जल है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर जल है, ये जल का अपर लेयर है, ऊपरी सतह है, और पूरा यहाँ नीचे में चाहे तालाब है या कोई बर्तन है, उस बर्तन में जल भरा हुआ है। ऐसा हमने सोच लिया। तो ये सतह माध्यम को 2 भागों में बांट दिया। इस सतह के ऊपर में आपका हवा हो गया और नीचे क्या हो गया, जल। तो भाई मेरे इधर मैं कहूँगा मीडियम, इधर मैं कहता हूँ सर मीडियम 1। मीडियम 1 जो है आपका रेयर मीडियम मानेंगे, हिंदी समझ गया, विरल। और ये मान लो एयर है, कौन सी है ये, एयर है। तो μ1 मतलब म्यू ए बराबर क्या होगा आपका 1। मतलब क्या लिखे μ1, आपको समझ में आया। मीडियम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो कि कांस्टेंट होता है, मतलब हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 के लगभग बराबर बताया गया था। अब आइए आएंगे, इधर हमारा हो जाएगा मीडियम 2। क्या हो जाएगा, मीडियम 2 डेंसर, कौन सी बोलेंगे, डेंसर बोलेंगे। उदाहरण में क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। तो μ2 का मान μw का मान 4/3, सबको पता है ना। तो आप कल्पना करो 2 इज ग्रेटर देन, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर, डेंसर मीडियम का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ2 रेयर मीडियम के निरपेक्ष अपवर्तनांक से अधिक होगा। तो सघन माध्यम का प्रावैद्युत अपवर्तनांक विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये बात हम लोग सोच लिए, यहाँ तक माध्यम को 2 भागों में बांट दिए। अब आपके अनुसार केस 1 के अनुसार वस्तु कहाँ पर है, वस्तु कहाँ पर है, सघन माध्यम में है, मतलब जल में। तो एक वस्तु आप चुन लीजिए, यहाँ पर वस्तु चुन लेते हैं। एक वस्तु रख दिए पानी के अंदर में, यहाँ पर है पॉइंट O है, और ये ऑब्जेक्ट है आपका। पॉइंट O पर आपका कौन सी है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो पॉइंट O ऑब्जेक्ट है। तो आप लोग गौर से देखिएगा, हम लोग ये कल्पना करते हैं, यहाँ से उसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आपका एक बड़का आँख है, ऑब्जर्वर आपका किस में हो गया, हवा में। ऑब्जर्वर किस में हो गया, हवा में हो गया। अब वहाँ से इस वस्तु को मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो पानी का सतह है, बिंदु का नाम दे दीजिए अपने मर्जी से P। तो आप बताओ जल्दी से मेरे को सर, यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई हुआ, यही ना आपका रियल डेप्थ हुआ, यही हुआ आपका रियल डेप्थ। क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ। हिंदी क्या हुआ, वास्तविक गहराई, वो बोलेंगे OP। क्या बोलेंगे, OP। O से P की जो ऊंचाई हुआ, लंबाई हुआ, ये हुआ वास्तविक गहराई। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर बात। डियर स्टूडेंट, हमारा आँख यहाँ पर है, और ये हमारा आँख उस वस्तु का इमेज देखेगा। क्या देखेगा, इमेज। तो इस वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, ये अब इसके लिए रे डायग्राम पर चलना पड़ेगा। तो भाई मेरे सभी बच्चों को ये दिमाग में सेट होगा कि इमेज बनाने के लिए किसी वस्तु से कम कितना किरण निकालना चाहिए, 2 किरण। 2 किरण निकालते समय ध्यान देना है, एक किरण, एक रे को ऐसा लेना है कि जो पानी का जो सतह है उसके लंबवत हो, नॉर्मली इंसिडेंट हो, तो वह मुड़ता नहीं है, सीधा पार कर जाएगा। तो मैं इस लाइन को रे मान लेता हूँ, और यहाँ से निकला ये रे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, और इस सतह के साथ ये 90 कोण बनाया। तो नॉर्मली इंसिडेंट होने पर सीधा क्या हुआ,
पार करके वो कहाँ प्रवेश कर गया, आँख में चला गया। तो एक ही किरण से इमेज नहीं बनता है, कम से कम 2 किरण दिखाना पड़ेगा। तो एक किरण और आप दिखा सकते हो। तो चलिए हम लोग एक किरण और दिखाना चाहते हैं। यहाँ से तिरछा दिखाइए। एक किरण इस दिशा में चला गया, इस सतह पर आके टकराया। तो यहाँ पर टकराने के बाद वो जाना चाहेगा सीधा, जाना चाहेगा किधर, वो सीधा जाना चाहेगा। तो सीधा जाएगा नहीं, वो थोड़ा मुड़ जाएगा। इस सतह पर जाने के बाद यह माध्यम बदलेगा, सघन से विरल में जाएगा। तो सघन से विरल में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ेगा या अभिलंब से दूर जाएगा। हाँ, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन पहले दिखा दीजिए आप। ये नॉर्मल लाइन आपने दिखा दिया। अब नॉर्मल लाइन से दिखाने के बाद आपको इससे दूर भगा देना है इसको। ये प्रकाश किरण इधर चला गया सर, इस दिशा में चला गया। यहाँ से चला तो था जरूर इस तरह से, लेकिन वो सीधा ना जाके यहाँ मुड़ गया। मुड़ गया तो बाबू लोग अब विचार करो कि ये दोनों किरण आगे कहीं नहीं कटेगा। अब उसको थोड़ा पीछे बढ़ाइए, थोड़ा पीछे बढ़ाइएगा तो लगेगा कि यहाँ पर कटता हुआ प्रतीत हुआ। मतलब इस ऑब्जेक्ट का आपको यहाँ पर इमेज बन जाएगा। यहाँ पर उसका इमेज बन गया आई। ये इमेज कैसा बना आप लोग बता सकते हो? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल उल्टा क्या होने लगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बना के वास्तविक बना, काल्पनिक बना। काल्पनिक उल्टा भी होता है क्या? काल्पनिक हमेशा उल्टा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। चलिए, बहुत सुंदर बात। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। मतलब आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा तुरंत। 1 रुपया वाला सिक्का दिखाइएगा। सिक्का जिस पोजीशन में आपका ज़मीन की सतह पर रहेगा पानी के अंदर, उसका इमेज भी सेम वही दिखाई पड़ेगा। यदि एक ऐसे है लिखा हुआ तो इमेज दिखेगा ये भी ऐसे रहेगा। दूसरा उदाहरण, तालाब के किनारे जब खड़े हो जाइए, तालाब का पानी साफ सुथरा है और उसमें मछली तैर रहा है। गौर से देखिएगा, मछली वास्तव में जिस दिशा में तैरता हुआ जाएगा आपको उसी दिशा में तैरता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं कि तैर रहा है उधर बाएं से दाएं, आपको दाएं से बाएं जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तल दर्पण जैसा न मोटरसाइकिल में, यदि मोटरसाइकिल में आपके पीछे कोई आ रहा है तो आता हुआ नजर आएगा, जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब तल दर्पण लगा देते तो क्या होता? वो आता तो लगता है जा रहा है, जाता तो लगता है आ रहा है। समझ में आता है? यस सर। चलिए आइए, उसकी बात अलग हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओ का इमेज बन गया यहाँ पर आई पर। तो गौर से देखिए, वास्तव में अब आपको जो दिखने लगेगा, ये दिखना चाहिए था आपको ओ पर, लेकिन ये प्रतिबिंब दिखेगा यहाँ पर। आपको यहाँ दिखेगा। ये हो गया तुम्हारा एपरेंट डेप्थ। क्या हो गया? ये एपरेंट डेप्थ हो गया तुम्हारा। ये हिंदी में कहेंगे आवासीय गहराई। तो क्या हो गया? ये पी आई। क्या हो गया? ये पी आई तुम्हारा हो गया। पी से आई की दूरी जो हो गया आवासीय गहराई हुआ। तो ये कितने दूरी से खिसक गया? चलिए बोलिए, कुछ दूरी हुआ कि नहीं हुआ? ये दूरी जो खिसक गया इसी को कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन इसको बोलते हैं। यह भी आपसे पूछा जाता है, वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला भी आपको मिलेगा। वस्तु का विस्थापन कितना होगा, कितना ऊपर उठ के दिखेगा, वो उसके लिए फॉर्मूला है। डायरेक्ट हम उसको भी निकालेंगे। इतना चीज़ आपने देख लिया। अब चलिए ज्यामिति, डायग्राम का काम खत्म हो गया। अब ज्यामिति की ओर जाएंगे। जो भी बच्चा अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते नींद नहीं आना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। हाँ, हमारे ऑफलाइन में कुछ बच्चा सो रहा है, अब इतना भोरे भोर सो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ सो रहा है। बात है कि रात भर तैयारी किया है, अभी टेस्ट देने जाना है, तो रात भर जग के तैयारी किया है, थोड़ा दिक्कत तो होगा, क्या कीजिएगा। तो ये कौन होगा तुम्हारा? आई। जल्दी बोलिए हाँ या ना। अपतन कौन? आई होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा। और ये कौन हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
आर हो जाएगा। जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो ये कोण आई होगा, तो ये कोण भी आई होना चाहिए। सोचो तो अच्छा से। एकांतर कोण, ये लाइन नॉर्मल है, ये भी लाइन नॉर्मल है, और ये तिर्यक क्षैतिज रेखा काट रहा है। तो एकांतर कोण बराबर होता है, इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। आई आई बराबर होगा। चलिए, ये पूरा कोण आर है, तो मैं कहूँगा ये पूरा कोण भी तुम्हारा आर के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आर, तो ये पूरा कोण आर होगा, ये कोण आर होगा, तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। ये भी कोण क्या होगा आपका? ये भी कोण आर होगा। एकांतर कोण ये भी हुआ, अल्टरनेट एंगल हुआ। जल्दी बोलो है ना। होगा कि नहीं होगा? ये समांतर लाइन है, ये रेखा उसको काट रहा है, ये कोण आई आर आर, तो ये भी कोण आर। अब जिस बिंदु पर प्रकाश को आपतित कराए थे, उस बिंदु का कुछ नाम दे दीजिए। बिंदु का नाम हम रख देते हैं क्यू। अब चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं बात करने जा रहा हूं। जो आदमी इस वस्तु को देखने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, हवा में है, ये दोनों किरण वास्तव में उस इंसान के आंख में प्रवेश होना चाहिए। क्या आप कल्पना करो, ये किरण तो सीधा चल गया आंख में, ये वाला जाएगा उसका आंख में? कभी नहीं जाएगा, तो उसको कभी ये इमेज दिखेगा ही नहीं। ये कौन बात हुआ? दो किरण जब तक तुम्हारे आंख पे नहीं जाएगा, वस्तु का इमेज नहीं बनेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब वो किरण भी उसके आंख में ही जाना। अब देखें आप लोग का कॉमन सेंस कितना काम करता है। सोचिए जल्दी से, वास्तव में वो किरण उसके आंख में जाएगा कि नहीं? जाएगा सर। यहां से तो अनंत किरण निकल रहा है ना। हम तो दो का कल्पना करने के लिए कहे आपको। तो बिंदु Q को बिंदु P में एकदम सटा हुआ लेते, ध्यान दीजिएगा गौर से। बिंदु Q को एकदम P में सटा हुआ लेते, तो क्या ये किरण आंख में जाता है कि नहीं? आंख में जाता, और हो भी वही रहा है। लेकिन है क्या, थोड़ा दूर में इसीलिए दिखाए कि कौन आई आर सब चित्र बने और समझा सकें। Q को यदि सटा के बना देंगे तो आपको चित्र समझा ही नहीं सकेंगे। क्या समझ में आया बात? तो चित्र स्पष्ट बनने के लिए Q बिंदु को दूर में दिखाते हैं, लेकिन पूरे ऑप्टिक्स में पढ़ते समय यह मन को समझा के पढ़िएगा, बिंदु Q बहुत दूर नहीं होता है। बिंदु Q एकदम P में सटा हुआ रहता है। भले चित्र में दूर बना देंगे हम, लेकिन आपकी सोच होनी चाहिए कि Q बिंदु P में सटा हुआ है। सुन पाया क्या बड़ा? मैंने इसका मतलब बिंदु Q P के अत्यंत निकट होगा कि नहीं होगा? तो मैं यहाँ कहूंगा when point Q is very close to point P। हिंदी समझ में आया क्या लिखा मैंने? क्या हिंदी समझ में आया? जब बिंदु Q बिंदु P के अत्यंत निकट हो। सुना बात आपने? तो जब ये बिंदु Q P में एकदम सट जाएगा आके, तो Q से O की दूरी P से O के बराबर हो जाएगा कि नहीं? नहीं सुना आपने? जब Q बिंदु P में सट जाएगा, तो Q से O की लंबाई और P से O की लंबाई बराबर होगा। तो मैं कहूँगा सर QO बराबर PO। हाँ या ना, जल्दी बोलो। यही PO तुम्हारा कौन सी है? रियल डेप्थ है। कौन सी है? रियल डेप्थ है। ध्यान दीजिएगा। हेलो, Q से I की दूरी P से I की दूरी के बराबर होना चाहिए कि नहीं? नहीं बोल रहे आप लोग। ध्यान दीजिए, Q से Q को P में जब सटा देंगे, तो Q से I की दूरी और P से I की दूरी बराबर होगा कि नहीं? तो यहाँ पर फिर कहेंगे Q से I की दूरी P से I की दूरी के बराबर होगा। P I तुम्हारा है एपरेंट डेप्थ। क्या है आपका? एपरेंट डेप्थ। हिंदी हुआ आभासी गहराई, इसका रियल डेप्थ का हुआ वास्तविक गहराई। सेट होगा मन में? चलो,
अब तुम लोग विचार करो, जरा सा विचार करना गौर से बाबू लोग। त्रिभुज का नाम लिखते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल त्रिभुज का नाम है ओ क्यू पी या ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। इस त्रिभुज में मैं आपसे पूछूंगा, रे बाबू लोग साइन आई बराबर कितना? ये तो 10 सेकंड में बोल देना चाहिए आपको। लंब बटे कर्ण पी बाय एच, यहाँ हो गया पी क्यू बाय ओ क्यू। चलिए बोलो पी क्यू बाय ओ क्यू, मानेंगे सब लोग? और पी क्यू अपने जगह पर रहेगा, लेकिन ओ क्यू को मैंने ओ पी कह चुका है। जल्दी बोलो ओ पी आ, ये देखो पी ओ है कि नहीं है, वो हो गया आपका। इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ दो। फिर लिखोगे नौ इन ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल बदल देते हैं। नौ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आई पी क्यू, देख रहा है आपको? आई पी क्यू दिखा आपको, देखिए आई पी क्यू। इसमें आर है ना, आर, तो मैं लेना चाहूंगा साइन आर। साइन आर बराबर पी क्यू बाय आई क्यू, ठीक है? तो पी क्यू बाय आई क्यू के बदले आई पी लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए इसको समीकरण नंबर 2 बना के छोड़ दीजिए। बाबू लोग सर ये कर क्यों रहे हैं, आप समझ में नहीं आया? साइन आई साइन आर क्यों निकाल रहे हैं? स्नेल्स लॉ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्नेल्स लॉ। मन में याद है कि स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें साइन आई और साइन आर की आवश्यकता होती है। तो चित्र में साइन आई साइन आर निकालने का जुगाड़ लग गया, हम लोग निकाल के रख लिए। आगे इसकी आवश्यकता होने वाली है। साइन आई के फॉर्मूला में ओ पी रियल डेप्थ आ गया कि नहीं? साइन आर के फॉर्मूला में आई पी एपरेंट डेप्थ आया कि नहीं? स्नेल्स लॉ लिखेंगे, स्नेल्स लॉ में ये दोनों आएगा, संबंध प्राप्त। सोच समझ में आया? हाँ, सोच समझ में आ गया। जब अब सोच समझ में आ गया तो आगे का काम में मजा है। तो मजा क्या है, आइए जरा विचार करते हैं हम लोग। अब ये बताओ तुम लोग जल्दी से हमको, लाइट रे ऑब्जेक्ट से जो निकल के जा रहा है वो सघन से विरल में जा रहा है कि विरल से सघन में आ रहा है? डेंसर से रेयर में जा रहा है। इस मीडियम का नाम क्या लिए हैं? मीडियम 2। मीडियम 2 से लाइट किस में जा रहा है? मीडियम 2 से, मीडियम 2 से लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 1। लाइट रे पास कर रहा है किधर? लाइट रे passes from medium 2 to medium 1। हिंदी क्या हो गया, समझ में आया? प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 2 में प्रवेश करता है, राइट? तो तब स्नेल्स लॉ क्या लिखाएगा? फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। हिंदी क्या हुआ? स्नेल के नियम से। क्या आप लोग को पता है? 2 म्यू 1। हेलो प्यारे बच्चों, यदि 1 से 2 में जाता तो लिखते 1 म्यू 2। 2 से 1 में जा रहा है 2 म्यू 1। यही छोटा छोटा बात याद रखना चाहिए। यही बच्चा लोग परीक्षा में उल्टा लिखने लगता है और गलती हो जाता है, माथा नोच के घर चलाता है। तो आप माथा ना नोचें, उसके लिए याद रखिए। ओ सर ने यहाँ हाईलाइटेड किया, सबसे पहले ये लाइन क्यों सोचा मैंने, हमने स्नेल्स लॉ लिखा। तो जब भी स्नेल्स लॉ लिखना हो आपको, तो आप याद रखना लाइट किस मीडियम से किस में जा रहा है वो पहले सोच लो और उसी के अनुसार ये लिखोगे। तब स्नेल्स लॉ कहता है 2 से 1 में गया, ये लिख लिया मैंने 2 म्यू 1 बराबर साइन आई बटे साइन आर। ब्रह्मांड में सभी बच्चे जानते हैं, खाली इसमें जो बात लिखने में गलती करेगा यही पता है हमको, बाकी इसको साइन आई बाय साइन आर किसी से गलती नहीं होता है। गलती लेकिन इसमें बहुत बच्चे से होता है। आज सुन भी लिया, लेकिन 10 दिन के बाद फिर मैं पूछूंगा, आप ही गलती करके बैठ जाओगे।
भूलता है, भूलने का आदत होता है, चिंता नहीं करना है किसी को, ये आदत सब में होती है। अब एक चीज़ और याद करवाते हैं, किसी दिन मैं आपके बीच चर्चा कर चुका था, 2μ1 बराबर 1/1μ2। चर्चा हुई है क्या? नहीं चर्चा हुई तो याद रखना 1μ2 इंटू 2μ1 बराबर 1। लाइव क्लास हो रहा है, कब बताए थे ये हमको याद नहीं, ये नहीं बोल सकते हैं। तो 2μ1 को आप लिखोगे 1/1μ2 लिख सकते हैं, बराबर साइन आई का मान यहाँ से बैठा दो, साइन आर का मान यहाँ से बैठा दोगे, ठीक है ना। तो साइन आई का मान पी क्यू बाय ओ पी, तो पी क्यू बाय ओ पी बटे पी क्यू बाय आई पी, पी क्यू बाय आई पी। अब आप समझ गए होंगे पी क्यू खलास, तो तुमने इसको इतना दूरी पे रखा, वो रहबे नहीं करता, फार्मूला में गायब हो जाता है। आई पी ऊपर जाएगा कि नीचे रहेगा? 1/1μ2 इक्वल टू आई पी बटे, जल्दी बोलो, ओ पी। अब इसको भी पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा कि नहीं? तो पलट दीजिए प्यार से एकदम, 1μ2 पलट दिए ऊपर ले गए, ये भी पलट जाएगा, ओ पी बाय आई पी हो जाना चाहिए कि नहीं? और आप कहीं देखिए जल्दी से बोर्ड पर, ओ पी को क्या कहे हैं? रियल डेप्थ, जल्दी बोलिए हाँ या ना। और आई पी को क्या बोले हैं? एपरेंट डेप्थ बोले हैं। देख लिया आपने, जो प्रूव करना था प्रूव हो गया क्या? 1μ2 बराबर प्रूव करना था रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। जैसे लास्ट लाइन में जाते हैं, बच्चों की सोच होनी चाहिए, चल रहे हो तो गया, फिर से एक बार जल्दी दिमाग को घुमाओ और सोचो सर ने शुरू कहाँ से किया। बच्चे को तुरंत ये बात अटैक कराना चाहिए दिमाग में, बच्चे को सब दिन याद रहता है, लेकिन बच्चा सोचता ही नहीं है, लास्ट लाइन लिखता है, कॉपी समेट देता है तुरंत, और सोचना बंद करके बैग बंद करके चल देता है। तुरंत एक बार सोच लेना चाहिए, ओ फॉर्मूला प्रूव हो गया, अच्छा यहाँ प्रूव हुआ, तो सर ने शुरू कहाँ से किया था, हमको भी वहाँ शुरू करके यहाँ पहुँचना है, सब दिन के लिए याद हो जाना चाहिए। तो शुरू क्या किया? सबसे पहले जो हेडिंग बनाया था, क्या हेडिंग बनाया था? वस्तु सघन माध्यम में है और उसको विरल माध्यम से देखते हैं, यही ना। तो उसी को कल्पना किया मैंने, तब उसका इमेज बनाने का प्रयास किया। इमेज बनाने के लिए दो किरण निकालना पड़ा, एक लंबवत ले गए नॉर्मली इंसिडेंट कराए, और एक तिरछा ऑब्लिकली हुआ, तो दोनों रिफ्लेक्ट हुआ, दोनों को बैक किए तो कहीं ना कहीं इमेज बना। और वो इमेज बना कौन? काल्पनिक प्रतिबिंब बना। कौन बना? वर्चुअल इमेज बना। अब उसके बाद आई आर को सोचे, कौन आई कहाँ है, कौन आर कहाँ है, आई बराबर आई कहाँ बना, आर बराबर आर कहाँ बना, उसको सोचे। और ये कल्पना किए क्यू बिंदु बहुत दूर में होता नहीं है। जब भी इमेज के बारे में सोचेंगे, क्यू बिंदु एकदम निकट सोचेंगे, तो वो क्यू बिंदु पी के निकट सोचेंगे, तो क्यू से ओ की लंबाई, क्यू से आई की लंबाई, पी से ओ पी के आई के बराबर होगा। तो वो सोच लिए, सोचकर हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, मेरे को दिमाग में है, तो मुझे साइन आई और साइन आर चाहिए। तो मैंने पहले साइन आई सोचा, साइन आर सोचा, स्नेल्स लॉ लिखा। स्नेल्स लॉ लिखते समय ये सोचा कि प्रकाश किरण किससे किस में जाता है, ये पहले देखना जरूरी है। 2 से 1 में जा रहा था, तो 2μ1 लिखा, स्नेल्स लॉ लिखा, मान बताया, मेरा फार्मूला प्रूफ हो गया। आपको जब ये बात प्रूफ हो गया तो मैं पूछूंगा ये x का मान कितना होगा बताओ। मतलब वस्तु कितना दूरी से खिसक गया, मतलब वस्तु का इमेज दिखने लगा, अपना वस्तु खिसक गया, हमको दिख रहा है यहाँ और है आस्था में, तो खिसक गया ये नहीं मानेंगे। तो उसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है कि सर ओपी में आईपी घटा देंगे, ओपी में आईपी घटा देंगे, एक्स निकल जाएगा। तो उसके लिए एक लाइन का मैं मौका देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको जैसा 2 लाइन में हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अब देखिएगा वहां निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ओ आई को मैं मान लेता हूं एक्स बराबर व्हाट। तो कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है फिगर देख के ओ आई बराबर ओ पी माइनस आई पी कह सकता है कि नहीं। तो ओ आई को तुमने क्या कहा एक्स, और ओ पी को कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस आई पी बटे ओ पी हो सकता है। देखो तो जल्दी बोलो, बैक करते हैं, पेज चेंज करके एक चीज दिखाते हैं। आई पी बटे ओ पी बराबर 1/1 म्यू टू होगा कि नहीं होगा? यही तो है, उतना दूर कहाँ जाएंगे। आई पी बटे ओ पी के स्थान पर, आई पी बटे ओ पी के स्थान पर 1/1 म्यू टू लिख सकते हैं कि नहीं? तो चलिए उसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सर x इक्वल टू ओ पी तुम्हारा हुआ रियल डेप्थ। क्या हुआ ये? रियल डेप्थ। रियल डेप्थ हो गया, ड्राम की ऊंचाई कितनी है रियल डेप्थ मापा जाएगा आराम से, इंटू 1 माइनस 1/1 म्यू टू। एक्स का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। मान लो कि जिस ड्राम में सिक्का हम गिरा के रखे थे उस ड्राम की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू? तो मान लेते हैं रियल डेप्थ, ये मानते हैं अपने मन से, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल यहाँ बनेगा। रियल डेप्थ मान लो तुम लोगों का है 100 सेंटीमीटर है, और सारे बच्चे को पता है 1 म्यू टू मतलब हवा से जल में देख रहे हैं तो ये मान 4/3 होता है कि नहीं होता है? तो डिस्प्लेसमेंट x का मान पूछेगा कितना होगा, तो 100 गुना 1 माइनस 1/4/3 बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? तो देखिए कितना आराम से मज़ा से निकलता है। एक ऑब्जेक्टिव सीख गए हम लोग तुरंत। ये 3/4 होगा तो 1/4 हो जाएगा, कट जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। तो हो गया x बराबर कितना, मतलब वस्तु का जो इमेज है 25 सेंटीमीटर से खिसक जाएगा। तो इससे निकालिए ऊपर से कितने दूरी पर पड़ेगा, 75 सेंटीमीटर पर दिखाई पड़ेगा। वो खिसका कितना से 25 सेंटीमीटर, तो दिखाई पड़ेगा कितना दूरी पर, 75 पर दिखाई पड़ेगा। ये बात समझ में? क्या ऑब्जेक्टिव के लायक क्वेश्चन है कि नहीं? एकदम सर, ये क्वेश्चन 2 नंबर के लायक भी है और ऑब्जेक्टिव के भी लायक है। मजा आएगा ना? फिक्स हो गया 2 नंबर, फिक्स हो गया बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। when object in rare medium and observer in denser medium। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है जब वस्तु विरल माध्यम में हो तथा उसे सघन माध्यम से देखा जाता हो। ऐसी स्थिति में जो आपका रिलेशन आएगा 1 म्यू टू इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ, डेप्थ बोले और हाइट बोल सकते हो उसको, बाय रियल डेप्थ
और हाइट। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे लोग 1μ2 जो है, आप देख रहे थे कि मीडियम 2 डेंसर मीडियम रखा गया था, मीडियम 1 रेयर मीडियम रखा गया था। तो उसमें से आपको बताया गया था कि 1μ2 इज ग्रेटर देन 1। तो 1μ2 इज ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से आपको कहना होगा एपरेंट डेप्थ इज ग्रेटर देन रियल डेप्थ। केस 1 से जस्ट उल्टा हो गया। वहाँ पर केस 1 में आपने देखा कि रियल डेप्थ बड़ा होता है, एपरेंट डेप्थ छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर केस 2 में पलट जाएगा। मतलब हम जल के अंदर हैं और हवा में कोई वस्तु है उसको देख रहे हैं हम लोग, तो वैसे केस में वह अपने वास्तविक ऊंचाई पर ना होके और उससे और अधिक ऊंचाई पर वो दिखाई पड़ेगा। मतलब यहाँ पर और दूरी बढ़ जाएगा, तो एपरेंट डेप्थ बड़ा हो जाएगा रियल डेप्थ से। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे कैसे होता है। तो पेज चेंज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जो हो गया ठीक है। इसको दिखाते हैं फिगर में, समझिएगा बहुत अच्छा से कैसे इसको समझना है। सर यहाँ पर ये सोच लेते हैं ये वाटर लेवल है, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट आ पा रहा है। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पॉइंट ओ पर, और उसको हम लोग जस्ट हमारे पास यहाँ पर आई है, यहाँ से हम उसको देखना चाहते हैं। तो दिमाग में आपको सेट रखना है, इधर जो है आपका मीडियम 1 रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इधर आपका मीडियम 2 जो है ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। डेंसर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निरपेक्ष अपवर्तनांक रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में अधिक होता है। तो यहाँ पर हमारा आई है और हम इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में हो गया और देखने वाला जो ऑब्जर्वर है वो डेंसर मीडियम में है। तो कैसे देखेंगे, उसका इमेज कहाँ बनेगा, आइए उसको सीखिएगा एकदम आराम से। तो जहाँ भी ऑब्जेक्ट रखते हैं वहाँ से कम 2 लाइट रे को इमिट कराएंगे, निकालेंगे वहाँ से। एक लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं जो बिना मुड़े सीधा वो पार कर जाएगा, वो मुड़ेगा नहीं, सीधा पार कर जाएगा। तो जिस पॉइंट से टकरा रहा है वो इस पॉइंट का नाम अपने मर्जी से हम पी ले लेते हैं। तो आप बच्चे गौर करके सोचना देखना कि ओ से पी का जो लेंथ हुआ उसको हम लोग कहेंगे रियल डेप्थ। क्या कहेंगे उसको? रियल डेप्थ कहेंगे उसको हम लोग, या हाइट भी बोलेंगे। वो हुआ OP, ठीक है। अब उसका इमेज मेरे को कहाँ दिखेगा, आइए उसको हम लोग देखते हैं गौर से। यहाँ से एक लाइट और इमिट कराना है,
तो आप उसको कहाँ दिखा सकते हो, यहाँ से एक लाइट और चला, सीधा जाना चाहिए उसको, लेकिन सीधा जाएगा नहीं। यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन का हम कल्पना करते हैं। तो ये लाइट क्या होगा, अपने पाथ से डेविएट होगा टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल की ओर होगा। यस सर, बहुत अच्छा बात है, नॉर्मल की ओर ये यहाँ से मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ गया आपका। नॉर्मल की ओर मुड़ गया आपका ये। अब ये दोनों लाइट रे आगे कहीं नहीं कट करेगा, तब इसको हम बैक करेंगे तो कहीं ना कहीं कटता हुआ प्रतीत होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। आइए उसको जैसे दिखाते हैं। अब इसको जरा सोच विचार के बढ़ाना होगा, लगे कुछ सीध में आ रहा है। यस, थोड़ा सा तिरछा हो गया। चलिए, यहाँ पर इसका इमेज आपको बन जाएगा। यहाँ आपका बन गया इमेज आई। इमेज जो बने कैसे से बनेगा इमेज, वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगा आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ होगा, इसको हम लोग कहेंगे अपरेंट डेप्थ, और ये हो जाएगा आईपी। इतना सा बात हम लोग कर लिए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब दिखाना है। तो ये लाइन नॉर्मल के साथ जो पूरा एंगल बना, ये एंगल आपका हुआ आई। तो गौर से देखोगे ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, आई। अल्टरनेट एंगल, जल्दी बोलिए हाँ या ना। ये लाइन पैरेलल है, इसको काटा जा रहा है, ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल हो जाएगा आई। चलिए, अब इस एंगल को आप कह रहे हो आर, ये एंगल आपका आर होगा। तो गौर से देखिए, ये वाला भी एंगल आपका आर होगा कि नहीं, वो एंगल आर होगा। तो यहाँ जो एंगल बना, ये भी एंगल आपका हो जाएगा आर। अल्टरनेट एंगल ये और ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये आर वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए क्यू, ये पॉइंट क्यू है यहाँ पर। अब अपने ऑब्जेक्ट रखा कहीं हवा में या रेयर मीडियम में, डेंसर से उसको देखा, तो आपको उसका इमेज कहाँ पर दिखाई पड़ेगा, आई पर दिखाई पड़ेगा, और इमेज वर्चुअल इमेज बनेगा। अब हम बच्चों को वो फार्मूला प्रूव करना है जो पिछले क्लास बैच में अभी पेज में लिखे थे हम लोग। यहाँ पर ये फार्मूला हमें प्रूव करके दिखाना है, 1μ2 बराबर ये कैसे हुआ। आइए उसको दिखाने के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको याद होगा, आपको दिखाया जा रहा था कि सर इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए ये दोनों लाइट हमारे आई में आना चाहिए, और ये दोनों लाइट हमारे आई में आने के लिए पॉइंट क्यू को पी के बहुत निकट मानना होगा। जब बिंदु पी के अत्यंत निकट हो, तो हुए पॉइंट क्यू इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी। जब बिंदु क्यू बिंदु पी के अत्यंत निकट हो, तो ऐसी स्थिति में हम बच्चे लोगों को समझना होगा कि जब क्यू बिंदु बहुत निकट होगा तो ओ से क्यू की लंबाई ओ से पी के बराबर होगा। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी का ना होगा
यही ओपी हो गया हमारा रियल डेप्थ। डेप्थ कहें या हाइट कहें। और आई क्यू आई पी के बराबर हो जाएगा। आई क्यू ये यहाँ से यहाँ तक आई क्यू जो होगा वो आई पी के बराबर हो जाएगा। और ये हो गया हमारा एपरेंट डेप्थ और हाइट। चलिए एक स्टेप खत्म हो गया। अब हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ जैसे अप्लाई करोगे बाबू मेरे, तो उसके लिए आपको चाहिए एंगल आई का साइन और एंगल आर का साइन चाहिए। साइन आई साइन आर का मान चाहिए। तो यहाँ पर ट्रायंगल को चूज करेंगे, साइन आई साइन आर खोजेंगे। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू आप आराम से कह पाओगे साइन आई इक्वल टू पेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण पी क्यू बाय ओ क्यू। पी क्यू बाय ओ क्यू, फिर पी क्यू बाय ओ क्यू के बदले ओ पी लिखने के लिए सिखा दिए हैं ऊपर में। ओ क्यू के बदले ओ पी लिख सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है। फिर कहेंगे हम लोग यहाँ पर कह देंगे इन ट्रायंगल आई पी क्यू ट्रायंगल लेंगे। इसमें हो जाएगा तुम्हारा साइन आर इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यहाँ भी होगा आई क्यू, फिर हो जाएगा पी क्यू बाय आई पी। चलिए ये दोनों वैल्यू को हम लोग आगे यूज करेंगे। अब यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। जैसे स्नेल्स लॉ की बारी आती है आप तुरंत सोचो लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट को रखे और एयर मीडियम में, मतलब मीडियम 1 में, और हमारा आई कहाँ है डेंसर मीडियम में, मीडियम 2 में। तो लाइट मीडियम 1 से किस में जा रहा है 2 में। तो 1 से 2 में जा रहा है तो स्नेल्स लॉ लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे वर्ड में लाइट रे passes from medium 1 to medium 2। मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट पास कर रहा है। तो माय डियर बच्चों आपको यहाँ कहना होगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ में आपको कहना होगा 1 म्यू 2, 1 में से 2 में जा रहा है तो लिखेंगे 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई तुम्हारा हो गया है पी क्यू बाय ओ पी बाय, यहाँ पर हो गया है पी क्यू बाय आई पी। तो पी क्यू पे क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा आई पी बाय ओ पी। तो 1 म्यू 2 बराबर हो गया आई पी बाय ओ पी। तो गौर करके देखिए 1 म्यू 2 इक्वल टू आई पी तुम्हारा कौन सी है, आई पी तुम्हारा रियल डेप्थ है कि अपरेंट डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ है। अपरेंट डेप्थ और हाइट हो गया आपका तुम्हारा यहाँ पर, और ओ पी हो गया तुम्हारा रियल। चलिए ये तुम्हारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो ये उस समय आपको लिख दिए थे जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रहेगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1 म्यू 2 इक्वल टू अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। अब यहाँ पर देखना आपको है कि वास्तव में ऑब्जेक्ट है ओ पॉइंट पर, हमें दिख रहा है पॉइंट आई पर। तो वह ऑब्जेक्ट खिसक गया, कितने दूरी से खिसक गया, तो वह डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए। तो यह डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक। यह डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए x, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है x हमको निकालना है। तो गौर से किए आई पी में ओ पी घटाएंगे ओ आई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसी को हम लोग लिखेंगे पेज चेंज करके। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए हो गया। चलिए बहुत अच्छा, तेजी तेजी आप लिखते लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम लोग को निकालना था डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट ओ पर दिखना चाहिए, दिखता है आई पर, तो कितना डिस्प्लेस हो गया, एक्स का मान निकालना है। तो केस 1 में भी एक्स निकाले थे और यहाँ भी एक्स निकालेंगे। देखिएगा दोनों एक्स में क्या अंतर हो जाएगा, थोड़ा अंतर हो जाएगा, ये चेंज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा डिस्प्लेसमेंट ओ आई बराबर तुम्हारा हो जाएगा आई पी माइनस ओ पी। ओ आई को अपने सिंबल में एक्स दिया है, आई पी ओ पी में तुम ओ पी को कॉमन ले लो। तो ओ पी को कॉमन लोगे, आई पी बाय ओ पी लिखाएगा कि नहीं, -1 लिखाएगा। तो गौर से देखिएगा, उसमें ये थोड़ा उल्टा आया था, इसमें ये आया। तो x बराबर आपका हो गया ओ पी आई पी बाय ओ पी। जरा सा पेज चेंज करके दिखा देते हैं। आई पी बाय ओ पी को हम 1 म्यू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो वही वहाँ पर लिखना है आपको। यहाँ पर कहेंगे 1 म्यू 2 -1, वर्ड में लिखना चाहेंगे इसको, x इक्वल टू हो जाएगा ओ पी हो जाएगा रियल डेप्थ इंटू 1 म्यू 2 -1। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। रफली मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, पानी की सतह से मान लो कि रियल डेप्थ जो है ओ से पी की ऊंचाई जो है वह 100 सेंटीमीटर है, और मीडियम वन आपका जो है एयर है, और मीडियम 2, ध्यान दीजिएगा गौर से, मीडियम 2 मान लेते हैं जल है, वाटर है। मतलब जल में रहकर हवा में पी बिंदु पर रखी हुई वस्तु को देखते हैं हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स बराबर, वो फार्मूला यूज करोगे, तो ओ पी इंटू 1 म्यू 2 -1 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर तुम लोग बताओ, म्यू ए 1 म्यू ए होगा और इसका वैल्यू 1 होता है, म्यू 2 तुम्हारा म्यू डब्ल्यू होगा, और म्यू डब्ल्यू तुम्हारा जो होगा वो 4/3 होता है। तो यहाँ से देखोगे और से 1 म्यू 2 मतलब म्यू 2 बाई म्यू 1 आप लोगों ने जाना है, तो 4/3/1 मतलब हो गया 4/3। तो 1 म्यू 2 4/3 हो गया, ओपी 100 हो गया। 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक पक्षी उड़ रहा था और उसको जल के अंदर से देख रहे हैं, तो वहाँ से और ऊपर वो दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, या अपने वास्तविक स्थान से कितने ऊंचाई पर वो दिखेगा, तो वो 100 इंटू 1 म्यू 2 हो गया 4/3 -1। तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 4 - 3 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 33.3 सेंटीमीटर। योर आंसर हो जाएगा। केस 1 में भी ये बताए थे आपको, जब पानी के अंदर रखे थे 100 सेंटीमीटर गहराई पर, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ था 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हवा में रख रहे हैं 100 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई वस्तु, जल के अंदर से देख रहे हैं, तो वो भी खिसकेगा, लेकिन वो देखो कितना सेंटीमीटर खिसक गया, 33 सेंटीमीटर से खिसक गया। दोनों में अधिक अंतर हो गया, मतलब टेंशन मीडियम में कम दूरी से खिसकेगा और रेयर मीडियम में अधिक दूरी से खिसकेगा। यह सब भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कंपटीशन में पूछेगा, बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एक ही वस्तु को हवा से, जल में रखकर हवा से देखते हैं और उसी वस्तु को फिर हवा में रखकर जल में देखते हैं, जल से देखते हैं, तो कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अधिक होगा, एयर में डिस्प्लेसमेंट अधिक होगा। तो ये हो गया थोड़ा सा, आप यदि गौर से सोच लिए
तो 10 सेकंड में आप जवाब दे देंगे, माइंड में बैठ गया तब। तो ये सब क्वेश्चन जो है अचानक कंपटीशन में आ जाता है। बोर्ड परीक्षा में यही पूछेगा कि जल में देखेंगे, जल में रख कर हवा में देखेंगे कितना खिसकेगा, हवा में रखकर जल से देखेंगे कितना खिसकेगा। यह ऑब्जेक्टिव लेकिन आया हुआ है बोर्ड में, आ सकता है, आएगा भी। तो ये था तुम्हारा रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बीच प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन भी करवाना चाहते हैं। आप रेडी हो जाइए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लिखते हैं। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ दो बार है। अब न्यूमेरिकल यदि पूछा तो जरूर इस क्वेश्चन को पूछेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख देंगे। एन इंक डॉट, समझ रहे हैं और से ऐसे जो डॉट दे देते हैं कॉपी में वही हुआ इंक डॉट। एन ink dot on the sheet of paper, on the sheet of paper is viewed from above a distance of distance of 50 cm. By what distance would the ink dot appear to be raised if it is viewed through a glass slab of thickness 15 cm. Held parallel to the paper ये आपका क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और सभी बुक में ये सवाल मिलेगा। दुनिया में जितना भी बुक है सब बुक में ये सवाल मिलेगा। एससी वर्मा हो, एम करीम हो,
एनसीईआरटी हो, सब जगह ये सवाल मिलेगा आपको। चलिए इसको देखिए, गौर से समझने का कोशिश करेंगे। पहले एन इंक डॉट ऑन द शीट ऑफ पेपर, जैसे आप कॉपी में लिखते लिखते कहीं डॉट दे देते हैं कि नहीं, वही हुआ इंक डॉट। पेपर है, हॉरिजॉन्टल है, जिस पे आप लिख रहे हो उस पर कोई इंक डॉट दे दिया गया है, और उस इंक डॉट को जहाँ भी पेपर है उसे 50 सेंटीमीटर दूरी पर तुम्हारा आँख है। वही कह रहा है इज व्यूड फ्रॉम एबव ए डिस्टेंस ऑफ 50 cm। कितना दूरी से देख रहे हैं, इंक डॉट है, उसको 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से हम लोग उसको देख रहे हैं। बाय व्हाट डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा गौर से, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द इंक डॉट appear to be raised if it is viewed through a glass slab of thickness 15 सेंटीमीटर। ये पेपर है, पेपर पे इंक डॉट है और उसके ऊपर इतना मोटा कांच का प्लेट रख दिए हैं, तब 50 सेंटीमीटर ऊपर से आंख है और वहाँ से इसको हम देख रहे हैं इंक डॉट को। मतलब पेज है, पेज पे डॉट है, डॉट के ऊपर में कांच का एक मोटा स्लैब, कांच का एक मोटा स्लैब उस पर रखा हुआ है पेपर पर। तो इसका मतलब वो डॉट कहाँ चला गया, डेंसर मीडियम में। डॉट कहाँ चला गया, डेंसर मीडियम में चला गया, और हम हवा में से रख के उसको देख रहे हैं, यही इसका मतलब हुआ। और कांच की मोटाई कितनी दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कांच की मोटाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हुआ कि रियल डेप्थ उसका हुआ 15 सेंटीमीटर। कितना डेप्थ हुआ रियल डेप्थ, डेंसर मीडियम यहाँ शुरू हुआ, मान लो कांच का स्लैब यहाँ से शुरू हुआ और इंक डॉट यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है वही ना उसका रियल डेप्थ हो गया। तो ग्लास स्लैब की जो मोटाई है, थिकनेस, वही उसका हो जाएगा रियल डेप्थ। हमारा आँख कहीं है, वो जो 50 सेंटीमीटर दिया है आपको बुड़बक बनाने के लिए, आप परेशान हो जाओ कि आँख कहाँ पर है, खोजते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। कांच की मोटाई कितनी है उस पर ध्यान है, आँख कितने दूरी पर है उस पर हमारा कोई मतलब नहीं है, उससे सवाल को कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें अभी आप देखो गौर से, आपने एक बार देखा कि आँख कितने दूरी पर है, यह डिस्टेंस का कहीं यूज हुआ, कहीं फार्मूला में आया, कहीं जिक्र हुआ, नहीं हुआ। बस मीडियम जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ से ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है, इमेज कहाँ बना, तो ये इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ बना, तो ये कितना दूरी से खिसक गया, कितना ऊपर दिखाई पड़ रहा है, एक्स दूरी से ऊपर दिखाई पड़ रहा है ना। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, गौर से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए गौर से, यहाँ पर क्लियर है आपका। एट व्हाट डिस्टेंस वुड द इंक डॉट appear टू बी राइज, ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, इफ इट इज व्यू थ्रो ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 15 सेंटीमीटर 15 cm हेल्ड ए पैरेलल टू द पेपर। फिगर अब तुमको आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिए, उसको फिगर में भी समझ लें हम लोग इस तरह से। ये हमारा ये पेपर है और इस पेपर पर एक इंक डॉट यहाँ पर है, यहाँ पर इंक डॉट है यहाँ पर, और इस पेपर के पैरेलल हमारे पास कांच का एक मोटा प्लेट है, कांच का एक मोटा प्लेट है जिसको यहाँ पर रख दिया गया है, इंक डॉट के ऊपर में रखा हुआ है, और हम लोग यहाँ से रख के हवा में रख कर उसको देख रहे हैं। तो यहाँ से गौर करके देखिएगा, कांच की जितनी मोटाई होगी वही तुम्हारा रियल डेप्थ हो जाएगा। अब उसके बाद इसका इमेज हो सकता है थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ जाए, यहाँ उसका इमेज दिखाई पड़ेगा, यह ऑब्जेक्ट हो गया, इंक डॉट हो गया, यहाँ उसका इमेज दिखाई पड़ेगा। इतना दूरी से खिसका कि नहीं खिसका, यही दिखाएगा कि कितना ऊपर उठ गया, वो पूछ रहा आपसे। तो भाई मेरे केस 1 का सवाल हो गया, क्या हो गया, केस 1 का सवाल हो गया। केस 1 में डिस्प्लेसमेंट x बराबर आपको याद होगा, पढ़े थे हम लोग, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1/1 μ2। ये बात पर ध्यान दीजिएगा, है या नहीं, गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर अब रियल डेप्थ आपका कितना सेंटीमीटर बोलोगे, ये यहाँ से यहाँ तक जो गहराई है कांच की मोटाई यही है 15 सेंटीमीटर आपका, वो लेना है। यहाँ पर रियल डेप्थ हो जाएगा 15 cm इंटू
1 माइनस 1/1 म्यू टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 1.5 1.5। अब डेसिमल उड़ाओगे जो वो ऊपर चला जाएगा तो 5 से 2 बार में हो जाएगा, 5 से 3 बार में हो जाएगा, 3 में 2 गया 1/3 हो जाएगा 15 गुना 1/3, 3 × 15। इसका मतलब हो जाएगा x बराबर कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया। तो ये सब सवाल है, अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के समझने का जरूरत है। क्वेश्चन पढ़ के समझ गए तो मैक्सिमम विद्यार्थी यहाँ परेशान होगा, ये कहाँ गया, इसका क्या करेंगे, होगा कि नहीं होगा। तो ये पॉइंट सिर्फ आपको दिया डिस्टर्ब होने के लिए। इसको देख के आप बकते रहो कि 50 किसका मान दिया हुआ है, वो हमारे लिए यहाँ कोई उपयोग का चीज़ नहीं है। क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए ठीक है, इसी तरह से फिर हम लोग अगले क्लास मिलेंगे। ओके, बाय बाय। सिंसियर होकर कंटिन्यू क्लास करिएगा, एक भी दिन क्लास छोड़िएगा नहीं। छोड़िएगा तो आपका लॉस हो जाएगा, फिर इसका कोई बैकअप क्लास देने वाले नहीं है। जितना दिन टेस्ट का क्लास होगा वो सारा क्लास आपका कंटिन्यू होगा और वो बैकअप प्लान नहीं मिलेगा। इसीलिए लाइव क्लास जो आपको मिलेगा पर डे देख लीजिएगा।